गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 10th ऑफ दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025, यूथ लीडिंग द फाइट फॉर इंटीग्रिटी। तो हर साल 9 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इसको एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2003 में, जो कि मार्क करता है यहाँ पे अडॉप्शन ऑफ द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। 2025 की अगर हम थीम देखें तो 2025 की थीम है यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी, जिसमें कि फोकस किया गया है एम्पावरिंग यूथ पीपल एज द ड्राइवर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। इंडिया की अगर हम सीपीआई रैंक देखें 2024 के डाटा के हिसाब से, तो करप्शन परस्पेक्टिव जो इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक 2024 में रही 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, और इंडिया का स्कोर रहा 38 आउट ऑफ 100। इंडिया के द्वारा जो चैलेंजेस बताए गए हैं इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें हमारा ब्यूरोक्रेटिक जो डिले रहा है, ओपेक सिस्टम, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोग्रेस देखें तो हमने जो प्रोग्रेस की है उसमें डिजिटल गवर्नेंस आ जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स आ जाता है, और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में हमने जो है जो प्रोग्रेस की है 2024 का जो सीपीआई डाटा रहा है। ग्लोबल सीपीआई रैंकिंग अगर हम देखें तो उसमें जो लिस्ट करप्टेड नेशन है उसमें डेनमार्क आ जाता है, फिनलैंड और सिंगापुर, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड आ जाते हैं। इसके अलावा मोस्ट करप्टेड नेशन में सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया यहाँ पर आ जाते हैं। इम्पोर्टेंस इस इंडेक्स की अगर हम देखें तो इसके हिसाब से करप्शन जो है ये हमारा जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं और जो हमारी ग्रोथ रहती है उसको स्लो डाउन करता है, और जो है ये हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी लाता है। पुअर, हाँ, जो जस्टिस डिलीवरी रहती है वो काफ़ी पुअर रहती है, और गवर्नेंस भी जो है यहाँ पे काफ़ी वीक हो जाती है ड्यू टू करप्शन। ये दिन जो है यहाँ पे प्रमोट करता है अवेयरनेस को, प्रिवेंशन को और सिटीजन पार्टिसिपेशन। ठीक है ना, तो इस दिन जो है यहाँ पे प्रमोट किया जाता है अवेयरनेस अबाउट करप्शन। नेक्स्ट न्यूज़, आंद्रेज बाबिज रिटर्न एज चेक रिपब्लिक्स प्राइम मिनिस्टर। सो आंद्रेज बाबिज जो कि एक बिलीनियर और बिजनेसमैन है, वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं चेक रिपब्लिक के ऑन 9 दिसंबर 2025 एट पैराग्वे कैसल। तो सेरेमनी जो है इसको कंडक्ट किया गया था प्रेसिडेंट पीटर पावेल के द्वारा। इससे पहले अगर हम बात करें तो बाबिस जो है 2017 से 2021 तक के टेन्योर में भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। चेक रिपब्लिक के को अगर हम देखें तो चेक रिपब्लिक एक सेंट्रल यूरोपियन नेशन है, और ये मेंबर है यूरोपियन यूनियन का और नाटो का। कैपिटल इसकी पैराग्वे है। प्रेसिडेंट इसके पीटर पावेल हैं 2023 से, और प्राइम मिनिस्टर का अगर हम रोल देखें तो यहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लीडिंग द कैबिनेट एंड शेपिंग द नेशनल पॉलिसी। नेक्स्ट न्यूज़, नील मोहन नेम टाइम्स सीईओ ऑफ द ईयर 2025। तो नील मोहन इंडियन ओरिजिन जो सीईओ है यूट्यूब के, उनको ऑनर किया गया है एज अ टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से। उनको जो है यहाँ पे उनका जो गाइडिंग रोल रहा है यूट्यूब को थ्रू कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा उनका जो लीडरशिप अगर हम देखें तो टाइम्स के द्वारा उनको डिस्क्राइब किया गया है एज अ कल्चर आर्किटेक्ट, जिन्होंने कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया है वर्ल्ड्स डिजिटल डाइट को। 2023 में इनको सीईओ बनाया गया था, तब से इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस लाए हैं यूट्यूब में, जिसमें कंटेंट मॉडरेशन आ जाता है, प्लेटफॉर्म गवर्नेंस आ जाता है, एंड क्रिएटर एंगेजमेंट आ जाता है। नेक्स्ट न्यूज़, रवीना टंडन नेम्ड पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2025। तो बॉलीवुड स्टार है रवीना टंडन, इनको ऑनर किया गया है एज अ पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। पेटा जो कि स्टैंड करता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। रवीना टंडन की अगर हम बात करें तो इनको जो है ये अवार्ड उनका एनिमल राइट एक्टिविज्म, वेगन एडवोकेसी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और ह्यूमन एजुकेशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा वो जो है उन्होंने अडॉप्ट किया है मीट फ्री लाइफस्टाइल को, कंसिस्टेंट वॉइस वो डोमेस्टिक एंड वाइल्ड जो एनिमल्स है उनके लिए वो उठाती रहती है, और प्रमोट करती रहती है वो एम्पैथी थ्रू अवेयरनेस ड्राइव्स एंड एजुकेशन कैंपेन्स।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स भी उनके द्वारा काफ़ी उठाए गए हैं, जिसमें कि उन्होंने एक मैकेनिकल एलिफेंट जो है वो डोनेट किया है जैन टेम्पल में, जो जिसमें कि रिप्लेस किया गया था लाइव एलिफेंट को। इसके अलावा जो है हैबिटेट कंजर्वेशन और जो एनिमल वायलेंसेस है उसके अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी सारी जो है वो अवेयरनेस रेज की है। कम्युनिटी एंड होमलेस एनिमल्स में उन्होंने जो है यहाँ पे अडॉप्ट किया है, वो प्रमोट करती हैं अडॉप्टिंग मल्टीपल पेट्स इंक्लूडिंग, जिसमें कि वो डॉग्स और कैट्स को उन्होंने अडॉप्ट किया है, और जो है पर्सनली जो है उन्होंने रेस्क्यू किया है काफ़ी सारे किटन्स को मुंबई में। इसके अलावा उनके द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था फॉर अडॉप्टिंग ओवर बाइंग पेट्स, कि हमें जो है पेट्स को बाय करने के बजाय उनको अडॉप्ट करना चाहिए। पास्ट ऑनरीज में अगर हम देखें तो इससे पहले आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर आहूजा और दिया मिर्जा, विराट कोहली और जस्टिस के एस पानीकर, राधा कृष्णन को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। नेक्स्ट अवार्ड, अनंत अंबानी ऑनर्ड विद ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटीज एनिमल वेलफेयर अवार्ड। सो अनंत अंबानी जो कि फाउंडर है वंतारा के, उन वो बन गए हैं यंगेस्ट रेसिपिएंट एंड फर्स्ट एशियन टू विन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। तो उनको जो है ये रिकॉग्निशन दिया गया है, उनका जो ट्रांसफॉर्मेटिव कंट्रीब्यूशन रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एंड एनिमल वेलफेयर में इंडिया और ग्लोबली, उसके लिए उनको ये रिकॉग्निशन दिया गया है। वंतारा की अगर हम बात करें तो ये एक सेंचुरी है, सेंचुरी ऑफ हीलिंग, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है इंडिया में, और इसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ रेस्क्यू सेंटर। यहाँ पे जो फोकस किया जाता है लार्ज स्केल रेस्क्यू के ऊपर, एनिमल रेस्क्यू के ऊपर, रिहेबिलिटेशन और स्पीशीज कंजर्वेशन के ऊपर यहाँ पर जो है वो फोकस किया जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है एक्स सिट्यू यानी कि आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, और इन सिट्यू यानी कि विद इन नेटिव इकोसिस्टम कंजर्वेशन को, इसको सर्टिफाइड किया गया है ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा फॉर वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स इन एनिमल केयर। सिग्निफिकेंस अगर हम इस अवार्ड का देखें तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल ऑनर है एनिमल वेलफेयर में, जो कि यहाँ पे रिजर्व करता है एनिमल, रिजर्व रहता है फॉर एनिमल्स में इंडिविजुअल्स मेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट ऑन एनिमल वेलबींग एंड ह्यूमन अवेयरनेस। अंबानी को ये रिकॉग्निशन जो है हाईलाइट करता है उनका साइंस बेस्ड जो कंजर्वेशन पॉलिसी है, इन्फ्लुएंस है और इकोलॉजिकल कमिटमेंट। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल एक्सटेंशन है अमेरिकन ह्यूमन सोसाइटी की, और इसको जो है वो फाउंड किया गया था 1877 में, और ये ऑपरेट की जाती है 60+ कंट्रीज़ में, और इसका जो फोकस एरिया है वो है ग्लोबल ह्यूमन सर्टिफिकेशन, रेस्क्यू स्टैंडर्ड्स, वेटनरी इनोवेशन एंड पॉलिसी एडवोकेसी इसका फोकस एरिया है। इसके अलावा जो है ये बेंचमार्क यहाँ पे सेट करती है एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स इन सेंचुरीज, जूज एंड कंजर्वेशन सेंटर्स। नेक्स्ट न्यूज़, वेटर्न सोशल रिफॉर्मर्स बाबा आधव पासिस अवे एट एज ऑफ 95। तो डॉक्टर बाबा आधव जो कि एक रिनोन्ड सोशल एक्टिविस्ट है, उनकी डेथ हो गई है 95 ईयर की एज में, पुणे महाराष्ट्र में। अगर हम उनका फोकस एरिया, अगर हम उनकी जो है रिफॉर्म का देखें तो उनका फोकस जो रहता था वो चैम्पियंस ऑफ द इनफॉर्मल वर्कर्स के नाम से उनको जाना जाता था। हामिल जो कि हेड लोडेड वर्कर्स होते हैं, रिक्शा पुलर जो रहते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो रहते हैं, एंड जो अनऑर्गेनाइज वर्क लेबरर रहते हैं, उनके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। मेजर इनिशिएटिव में उनके आ जाता है, उन्होंने फाउंड किया था हामेल पंचायत इन पुणे, और जो है वो इनफॉर्मल जो भी वर्कर्स हैं उनको फॉर्मल आइडेंटिटी, बेटर वेजेस और वेलफेयर एक्सेस उन्होंने प्रोवाइड करवाई। कैंपेन्स उनके द्वारा लीड किए गए, उसमें आ जाता है वन विलेज वन वाटर रिसोर्स मूवमेंट फॉर इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन पुणे। आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में वो इंस्पायर्ड थे शिवाजी से, ज्योतिराव फुले और साहू महाराज और BR अम्बेडकर जी से वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियाज नाट ग्रिड स्ट्रेंथनिंग रियल टाइम इंटेलिजेंस। सो नाट ग्रिड जो कि स्टैंड करता है यहाँ पे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इंडिया की इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। इसको जो है 2009 में जो है वो कंसेप्चुलाइज किया गया था आफ्टर जो 26/11 मुंबई अटैक हुआ था, टू इम्प्रूव इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। इसको 2024 में ऑपरेशनलाइज किया गया, और अब जो है ये अबाउट 45,000 मंथली रिक्वेस्ट को जो है ये ऑपरेट करते हैं।
की फीचर्स अगर हम नाट के देखें तो ये प्रोवाइड करता है रियल टाइम एक्सेस टू ओवर 20 डाटाबेस इन डाटाबेसेस, जिसमें आ जाते हैं आधार, आ जाता है बैंक्स, आ जाते हैं एयरलाइन, आ जाती है ड्राइविंग लाइसेंसेस और टेलीकॉम रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। इसके अलावा इसको लिंक किया गया है CCTNS के साथ, जो कि कवर करता है यहाँ पे 14,000 प्लस पुलिस स्टेशंस को। CCTNS यहाँ पे स्टैंड करेगा क्राइम एंड क्रिमिनलाइज ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ठीक है, CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनलाइज ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम। इसके अलावा जो है ये एलिमिनेट करता है डिलेज बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल रिक्वेस्ट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। एक्सेस अगर हम इसका देखें तो नाट का, तो इनिशियली जो है इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था ओनली सेंट्रल एजेंसीज के लिए, सिर्फ सेंट्रल एजेंसीज इसको यूज़ करती थी, जिसमें IB, रॉ और ED आ जाते हैं। लेकिन 2025 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है SP रैंक ऑफिसर्स के लिए स्टेट लेवल पे। करंट यूसेज अगर हम देखें नाट ग्रिड का, तो ये जो है हैंडल कर रहा है अप्रॉक्सीमेट 45,000 इंटेलिजेंस क्वेरीज पर मंथ, और ये यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन को टेरर, फाइनेंसिंग एंड साइबर क्राइम में, सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, ट्रैकिंग सस्पेक्ट्स वाया ट्रैवल, टेलीकॉम डाटा और हिस्टोरिक एंड रियल टाइम केस डाटा रिट्रीवल में जो है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। चैलेंजेस भी इसके द्वारा फेसेस जो है वो किए जाते हैं, जिसमें कि कुछ रिपोर्ट किए गए हैं, जैसे कि स्लो लॉगिन प्रोसीजर आ जाते हैं, डिले इन डाटा रिट्रीवल आफ्टर रियल टाइम इफेक्टिवनेस और पोर्टल रिस्पॉन्सिवनेस इश्यूज जो है इसमें टेक्निकल इश्यूज कुछ बताए गए हैं। साइबर सिक्योरिटी में अगर हम इसका रोल देखें तो ये इंडिया का जो काउंटर टेररिज्म एंड साइबर डिफेंस आर्किटेक्चर है, उसमें जो है ये की रोल प्ले कर रहा है, और ओवर 20 लाख साइबर इंसिडेंट्स इन 2024 जो है वो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़, अदानी ग्रुप टू इन्वेस्ट रुपीज 2,500 करोड़ इन AI पावर्ड ग्रीन डाटा सेंटर इन तेलंगाना। तो जो अदानी ग्रुप है वो इन्वेस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेट 2,500 करोड़ रुपीज़ को तेलंगाना में, और यहाँ पे जो है इनके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा AI ड्रिवन क्लाउड कंप्यूटिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेंटर। इसका जो पर्पज़ है वो है पूरी करना यहाँ पे इंडिया की जो ग्रोइंग डिमांड है क्लाउड सर्विसेज के लिए, AI और डाटा स्टोरेज के लिए, उसको पूरा करना इसका जो मेन पर्पज़ रहेगा। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इससे जो है हमारा इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेंथन होगा, और यहाँ पे जो है वो रैपिड एडॉप्शन जो है AI 5G फिनटेक और गवर्नेंस का यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा, एनहांस किया जाएगा यहाँ पे जो तेलंगाना की टेक्निकल इकोसिस्टम है, स्पेशली हैदराबाद, जो कि यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है एज अ डिजिटल हब। इंडिया का जो डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन है उसको जो है यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखें तो अदानी ग्रुप जो है ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका है 10,000 करोड़ तेलंगाना में ओवर पास्ट 3 ईयर्स, और प्रीवियस जो प्रोजेक्ट थे उसके द्वारा 7,000 प्लस जॉब्स जो है वो क्रिएट की जा चुकी हैं। न्यू जो डाटा सेंटर रहेगा ये यहाँ पे जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट इंजीनियरिंग, IT और पावर मैनेजमेंट और ऑपरेशन सेक्टर में। ठीक है, और अगर हम देखें ग्रीन डाटा सेंटर की, तो ये क्या होता है, तो ये एक तरह की फैसिलिटी है जिसको कि डिज़ाइन किया गया है फॉर एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए, और इसमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी, AI ड्रिवन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑप्टिमाइज कूलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे जो है रिड्यूस किया जाएगा कार्बन फुटप्रिंट्स को, और वाइल डिलीवरिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सर्विसेज। सिग्निफिकेंस इस प्रोजेक्ट का देखें तो अदानी ग्रुप जो है यहाँ पे एक लीडर की तरह रोल प्ले कर रहा है इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा रहा है AI रिसर्च को, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को, और फिनटेक एंटरप्राइजेस को। नेक्स्ट न्यूज़, टाटा लॉकहीड मार्टिन लॉन्चेस MRO फैसिलिटी फॉर C-130J सुपर हरक्यूल्स इन इंडिया। सो यहाँ पे एक पार्टनरशिप हुई है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एक डेडिकेटेड मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हब यहाँ पे जो है वो 130J सुपर हरक्यूल्स एयरक्राफ्ट के लिए जो है वो बनाया जाएगा। इसकी लोकेशन रहेगी बेंगलुरु कर्नाटका में। C-130J की अगर हम बात करें तो ये 4 इंजन टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसको ग्लोबली यूज़ किया जाता है, और इसको जो है ऑपरेट किया जाता है शॉर्ट एंड अनप्रिपेयर्ड रनवेज पर भी जो इसको ऑपरेट किया जाता है। रोल्स में इसमें जो है ट्रूप एंड इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट आ जाता है, जो ये रोल प्ले करता है C-130J, और डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। मेडिकल इवैक्यूएशन में और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में बॉर्डर रीजन में इसको यूज़ किया जाता है। इंडिया
इंडिया में जो है ऑपरेट किया जाता है 12C-130J एयरक्राफ्ट, जो कि वाइटल रहता है हमारे लद्दाख और नॉर्थ ईस्टर्न टेरेन के लिए। पार्टनरशिप बैकग्राउंड देखें हम तो टाटा लॉकहीड मार्टिन जो कोलैबोरेशन है ये तमाल के थ्रू हुई है, यानी टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोनॉटिक्स एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और तमाल मैन्युफैक्चरर्स जो है ये यहाँ पे ग्लोबल C-130J फ्लीट्स के लिए जो है यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया है। 2025 में जो है इसने अप्रॉक्सीमेट जो डिलीवरी की है वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है 125th टेल असेंबली, जो कि यहाँ पे शो केस कर रहा है इंडिया का रोल इन सप्लाई चेन। ठीक है, एक्सपेंशन इनटू एमआरओ अलाइन विद लॉकहीड मार्टिन जो है यहाँ पे AIAF टेंडर ऑफ 130 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ इसको अलाइन किया जा रहा है। की फीचर्स अगर हम फैसिलिटी के देखें तो इसमें हैवी मेंटेनेंस एंड ओवरहोल आ जाता है, और इसके अलावा कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर रिपेयर, एवियोनिक्स अपग्रेड्स और टेस्टिंग आ जाती है, एंड ट्रेनिंग फॉर इंडियन इंजीनियर एंड टेक्नीशियंस इसमें जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। फर्स्ट डेडिकेटेड C-130J MRO हब ये रहेगा इंडिया में, जो कि सर्व करेगा डोमेस्टिक एंड रीजनल ऑपरेशंस को। MRO इन एविएशन यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल, जो कि इंश्योर करेगा एयरक्राफ्ट एयरवर्दीनेस को और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, और इसमें जो है इंस्पेक्शंस, रिपेयर, अपग्रेड्स और जो है वो कंप्लीट ओवरहॉल्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। इन डिफेंस डोमेस्टिक MRO जो है वो रिड्यूस करेगा डिले को डिफेंस में और डोमेस्टिक में, और बूस्ट करेगा हमारी ऑटोनॉमी और इंश्योर करेगा रेडीनेस ऑफ की एसेट्स। नेक्स्ट न्यूज़, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट्स नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2023-2024। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पे कन्फर किए गए हैं नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड 2023-2024 के लिए न्यू दिल्ली में। ये जो अवार्ड है यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं फॉर एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप, और हाईलाइट करते हैं ये गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रिजर्व इंडियाज हैंडीक्राफ्ट हेरिटेज। हैंडीक्राफ्ट जो है यहाँ पे कनेक्ट करते हैं कल्चर्स को, और यहाँ पे ये सर्व करते हैं एज अ सोर्स ऑफ लिविंग फॉर ओवर 32 लाख पीपल को ये यहाँ पे सर्व कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में, और अप्रॉक्सीमेट 68% जो वर्कफोर्स है इसमें वो वुमेन यहाँ पे बताई गई है। ठीक है ना, और 20 जो क्राफ्ट्स वुमेन है उनको यहाँ पे ऑनर किया गया है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर ने जो है यहाँ पे GST रिडक्शन जिसको कि रिड्यूस किया गया है 18% से 5% तक, उसने जो है इस सेक्टर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है, और यहाँ पे टारगेट जो रखा गया है वो रखा गया है ₹1 लाख करोड़ का बाय 2030 31-32। अवार्डीज 2023 के देखें तो शिल्प गुरु अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है अजीत कुमार दास को वेस्ट बंगाल से हैंड पेंटिंग टेक्सटाइल में, और डी शिवम्मा आंध्र प्रदेश से लेदर पपेट्री में उनको अवार्ड दिया गया है शिल्प गुरु अवार्ड। नेशनल अवार्ड्स में हीराबाई झरेखा बाघेल को छत्तीसगढ़ से मेटल क्राफ्ट में अवार्ड दिया गया है, और इम्तियाज़ अहमद उत्तर प्रदेश से हैंडमेड कारपेट में उनको अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा रोशन चिप्पा राजस्थान से उनको आर्टिस्टिक टेक्सटाइल में नेशनल अवार्ड दिया गया है। 2024 के अवार्डी अगर हम देखें तो शिल्प गुरु अवार्ड जो है 2024 के लिए सुभाष अरोड़ा हरियाणा से मेटल क्राफ्ट में दिया गया है, और मोहम्मद दिलशाद उत्तर प्रदेश से वुड कार्विंग के लिए दिया गया है। नेशनल अवार्ड 2024 के उसपे टी भास्करन तमिलनाडु से उनको स्टोन कार्विंग में अवार्ड दिया गया है, और रूपबन चित्रकर को वेस्ट बंगाल से पेंटिंग में अवार्ड दिया गया है, और बलदेव बाघमरे को मध्य प्रदेश में ट्राइबल आर्टिसन कैटेगरी में नेशनल अवार्ड दिया गया है। ओवरऑल रिकॉग्निशन में 12 आर्टिसन ने जो है रिसीव किया है शिल्प गुरु अवार्ड 2023-24 के लिए, और 36 क्राफ्ट्समैन को ऑनर किया गया है विद नेशनल अवार्ड अक्रॉस बोथ द ईयर्स। नेक्स्ट न्यूज़, कर्ट्स इंटरनेशनल लॉन्चेस तरंजा टू रिवाइव WTO। तो यहाँ पे जो है तरंजा यानी कि ट्रेड नॉट जस्ट एट विनर्स एंड लूजर्स इन WTO के द्वारा जिसको कि लॉन्च किया गया है कर्ट्स इंटरनेशनल यानी कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे तरंजा को जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है टू रिवाइव WTO, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज द फाउंडेशन ऑफ अ फेयर रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। इसको इंट्रोड्यूस किया गया हाई लेवल कॉन्फ्रेंस में टोक्यो जापान में 2 से 4 दिसंबर तक जो जलाई जा रही थी टोक्यो में जापान में।
स्टीयरिंग कमेटी जो थी इसके लिए उसको चेयर किया गया था शशि थरूर के द्वारा, जो कि इंडियन एमपी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके और फॉर एक्सटर्नल अफेयर रह चुके हैं, और पास्कल लैमी के द्वारा, जो कि फॉर्मर डब्ल्यूटीओ डायरेक्टर जनरल हैं। कमेटी जो थी उसमें 21 ग्लोबल फिगर्स इंक्लूडेड थे 16 कंट्रीज से, और इसको सपोर्ट किया गया था बाय कोनार्ड एड्यूनियर स्टिफ्टंग के द्वारा, जो कि जर्मन फाउंडेशन है। इम्पोर्टेंस क्या है तरंजा की, तो ये जो है एड्रेस करेगा चैलेंजेस ऑफ अ यूनिलेटरल एंड प्रोटेक्शनिज्म अंडरलाइनिंग डब्ल्यूटीओ, और यहाँ पे जो है प्रमोट किया जाएगा एविडेंस बेस्ड डायलॉग्स ऑन डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म, हाईलाइट किया जाएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलेटरल रूल्स की, और मोबिलाइज किया जाएगा पॉलिटिकल विल फॉर सिस्टमेटिक चेंज। इसके अलावा यहाँ पे कोलिएशन ऑफ मेजर एंड मिडल पावर्स को भी बिल्ड किया जाएगा। अराउंड अगर हम देखें तो 70% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो स्टिल रिलाई करता है डब्ल्यूटीओ का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन रूल है, ठीक है ना, MFN रूल जिसको बोलते हैं, उसको सिर्फ 70% ग्लोबल ट्रेड जो है उसको फेवर करता है। तरंजा की अगर हम देखें तो ब्रॉडर गोल इसका देखें तो ये जनरेट करेगा एविडेंस बैक्ड रिकमेंडेशन फॉर डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म। इसके अलावा जो है इसके द्वारा प्रमोट किया जाएगा इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ट्रेड आउटकम्स को, और यहाँ पे जो है एड्रेस किया जाएगा डिजिटल ट्रेड, क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट लिंक्ड डिस्पैरिटीज़ को, और साउथ साउथ कॉपरेशन को जो है यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा। टीओ की अगर हम बात करें तो इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था 1995 में एज अ ग्लोबल बॉडी फॉर ट्रेड रूल्स, और जो है प्रिंसिपल्स में इसके जो MFN ट्रीटमेंट, नेशनल ट्रीटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आ जाते हैं। और चैलेंजेस अगर इसके द्वारा हम देखें तो ये फेस कर रहा है स्टॉल्ड नेगोशिएशन, ट्रेड टेंशन एंड डिजिटल इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटीज, इसके द्वारा चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़, सेबी रोल्स आउट पारवा to verify investment returns and counter misleading फिनफ्लुएंसर क्लेम्स। तो यहाँ पे सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है पारवा, यानी कि पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। इसको डेवलप किया गया है इन कोलेबोरेशन विद NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड केयर रेटिंग, ठीक है। ये पायलट प्रोजेक्ट है जिसको कि रोल आउट किया गया है 8 दिसंबर 2025 को, और इसका जो एम रहेगा वो रहेगा ऑथेंटिकेट करना परफॉर्मेंस क्लेम्स को, जो कि सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज के द्वारा किए जाते हैं, और इसके अलावा जो है कर्ब करना है मिसलीडिंग एडवाइस फ्रॉम फिनफ्लुएंसर्स। पर्पस अगर हम इसका देखें, जो जो पारवा है PARRVA, ये यहाँ पे वेरीफाई करेगा रिटर्न्स एंड रिस्क क्लेम्ड किए, जो कि क्लेम किए जाते हैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के द्वारा, रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा, और अल्गोरिदम ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा जो क्लेम किए जाते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे हेल्प करेगा इन्वेस्टर को इन्फॉर्म डिसीजन प्रिपेयर करने में और डाटा वैलिडेट करने में। ट्रैकिंग फिनफ्लुएंसर चैलेंजेस में जो है राइजिंग जो फिनफ्लुएंसर है, फिनफ्लुएंसर कौन होते हैं, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया पर रहते हैं और जो है वो मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके सोशल मीडिया के ऊपर। मैनी इसके अलावा जो है वो वेरीफाइड और फैब्रिकेटेड जो है वो रिटर्न्स यहाँ पे वो शो की जाती है टू अट्रैक्ट द फॉलोअर्स। पारवा जो रहेगा ये यहाँ पे एनेबल करेगा रेगुलेटेड एंटिटीज़ को, जो कि शोकेस करेंगे इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड परफॉर्मेंस को, और बिल्ड किया जाएगा यहाँ पे ट्रस्ट इन फॉर्मल मार्केट्स। 2 टायर सिस्टम इसका रहेगा, यानी कि इसमें एक CB रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रहेगी जो कि एक्ट करेगी एज द पारवा वैलिडेटर, और जो यहाँ पे एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इसमें रहेगा, जैसे कि NSE, जो कि सर्व करेगा एज अ पारवा डाटा सेंटर। नेक्स्ट न्यूज़, गूगल टू लॉन्च AI स्मार्ट ग्लासेस इन 2026। तो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की गई गूगल के द्वारा, गूगल ने यहाँ पे कंफर्म किया है अपना फर्स्ट AI पावर्ड स्मार्ट ग्लास, जो कि डेब्यू किया जाएगा 2026 में, और अनवील किया जाएगा इसको ड्यूरिंग द एंड्रॉयड शो XR एडिशन के दौरान। इसको जो है डिज़ाइन किया गया है टू कंबाइन हैंड फ्री असिस्टेंस, रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड स्टाइलिश वियरेबिलिटी के लिए। 2 डिस्टिंक्ट मॉडल्स इसमें रहेंगे, जिसमें स्क्रीन फ्री असिस्टेंस ग्लासेस आ जाते हैं एंड डिस्प्ले AI ग्लासेस आ जाते हैं। स्क्रीन फ्री असिस्टेंस ग्लासेस में इक्विप्ड रहेंगे वो स्पीकर्स के साथ, माइक्रोफोन्स के साथ और कैमरास के साथ, और इसमें जो है एनेबल किया जाएगा नेचुरल कन्वर्सेशन विद जेमिनाई AI, फोटो कैप्चर एंड कॉन्सेप्चुअल हेल्प।
डिस्प्ले एआई ग्लासेस की अगर हम बात करें तो इसमें फीचर्स रहेंगे, इन लेंस डिस्प्ले ओवरलेज रहेंगे, प्रोवाइड करेंगे ये प्राइवेट प्रॉम्प्ट्स को, जिसमें कि नेविगेशन गाइडेंस आ जाएगी, ट्रांसलेशन कैप्शंस आ जाएंगे। डेली यूटिलिटी एंड कम्युनिकेशन में सिमलेसली ये इंटीग्रेट किए जाएंगे एवरीडे रूटीन में। इसके अलावा जो सपोर्ट करेंगे ये हमारा जो रियल टाइम ट्रांसलोकेशन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेरीज और इनफॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन जो रिकॉल्स रहती हैं। एंड्रॉयड एक्सआर इकोसिस्टम अगर हम देखें तो ये पार्ट है गूगल का जो ब्रॉडर एंड्रॉयड एक्सआर है, एक्सटेंडेड रियलिटी स्ट्रेटेजी इकोसिस्टम में। यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी एक्सआर हेडसेट आ जाता है, एक्स रियल प्रोजेक्ट ऑरा आ जाता है। डेवलपर प्रीव्यू 3 जो है वो एंड्रॉयड एक्सआर एसडीके रिलीज किया गया है टू सपोर्ट ऐप क्रिएशन। पार्टनर्स में इसमें ऊबर आ जाते हैं, गेट योर गाइड आ जाते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं अयूजमेंटेड एक्सपीरियंस की। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया लॉन्चेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप फॉर कार्बन कैप्चर टू अचीव नेट जीरो बाय 2070। तो यहाँ पे इंडिया ने जो अनवील किया है अपना फर्स्ट नेशनल R&D रोड मैप फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज इन दिसंबर 2025। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है सपोर्ट करना कंट्री का 2070 नेट जीरो एमिशन टारगेट। और इसमें जो फोकस रखा गया है वो रखा गया है ड्राइव रिसर्च, इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ CCUs अक्रॉस हाई एमिशन इंडस्ट्रीज। स्ट्रेटेजिक पुश यहाँ पे रहेगा फॉर हार्ड टू एबिट सेक्टर्स, जिसमें कि यहाँ पे टारगेटेड सेक्टर हमारे आ जाएंगे, सीमेंट सेक्टर आ जाएगा, पावर और स्टील सेक्टर आ जाएगा। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज अगर हम देखें तो ये टेक्नोलॉजीज जो है यहाँ पे हेल्प करेगी टू एक्सट्रैक्ट, यूटिलाइज और स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड एनर्जी सिस्टम्स। इसका एम जो है वो है डेवलप करना स्केलेबल सॉल्यूशंस, जहाँ पर जो है कन्वेंशनल एमिशन रिडक्शन मेथड्स और जो है वो इनसफिशिएंट रहते हैं। इसको जो है लॉन्च किया गया है अजय कुमार सूद के द्वारा, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और इसमें जो है 1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अर्लियर 2025 में 5 जो है CCU टेस्ट बेड्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है ना, सीमेंट सेक्टर में, जो कि यहाँ पे एक रिसर्च क्लस्टर फॉर इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। कैसे वर्क करेगा ये CCUS? तो इसमें जो है कैप्चर में CO2 को सेपरेट किया जाएगा, इंडस्ट्रियल इमिशन से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इसको थ्रू कंप्रेस्ड एंड मूव किया जाएगा वाया पाइपलाइंस। स्टोरेज में इंजेक्ट किया जाएगा इनटू जियोलॉजिकल फॉर्मेशन फॉर परमानेंट कंटेनमेंट। यूटिलाइजेशन में रीयूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए इसको रीयूज किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़, UPI रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फास्ट पेमेंट सिस्टम बाय IMF। सो यहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जून 2025 की रिपोर्ट यहाँ पे जो है वो रिलीज़ की है, जिसमें कि आइडेंटिफाई किया गया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एज द लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम वर्ल्ड वाइड बाय ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स। ACI वर्ल्ड वाइड यानी ऑटोमेटेड कस्टमर इंटरेक्शन वर्ल्ड वाइड 2024 स्टडी में जो एस्टिमेट किया गया है, UPI अकाउंट्स फॉर 49% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन, जो कि जिसने कि सरपास किया है ब्राज़ील, थाईलैंड, चाइना और साउथ कोरिया को। इंडिया का डिजिटल पेमेंट ग्रोथ अगर हम देखें तो इंडिया ने जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया है 129.3 बिलियन रियल टाइम ट्रांजेक्शन, जो कि नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल टोटल है। इसके अलावा UPI एडॉप्शन ड्रिवन में गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट, RBI रेगुलेशन और NPCI इनिशिएटिव्स इसमें आ जाते हैं। एक्सपेंशन के लिए इसमें ऐड किया गया भीम UPI, जो कि लो वैल्यू ट्रांजैक्शन स्कीम्स है, और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ग्रांट्स को जो इसमें ऐड किया गया। अक्टूबर 2025 में ओवर 5.45 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट्स जो है इसमें डिप्लॉयड किए गए अक्रॉस टायर 3 टू टायर 6 सेंटर्स। नियरली 57 करोड़ QR कोड्स को इसमें डिप्लॉय किया गया बाय द फाइनेंशियल ईयर 24-25, और अराउंड 6.5 करोड़ मर्चेंट्स जो है इसमें ऑनबोर्डेड हैं। UPI जो है यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया गया है पब्लिक सर्विसेज, E-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट और स्मॉल रिटेल बिजनेसेस में इसको जो है अब इंटीग्रेट कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़, 3 ईयर ओल्ड सर्वज्ञ सिंह
कुशवाहा बिकम्स यंगेस्ट फीडे रेटेड चेस प्लेयर। तो यहाँ पे जो है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जो कि मध्य प्रदेश से हैं, वो अब बन गए हैं वर्ल्ड के यंगेस्ट ऑफिशियली फीडे रेटेड चेस प्लेयर। इनकी एज अगर हम देखें तो इनकी एज है 3 ईयर 7 मंथ एंड 20 डेज। और जो है इन्होंने अर्न किया है फीडे रैपिड रेटिंग ऑफ 1572, जो कि सरपास करता है बेस लाइन एंट्री जो कि रखी गई है 1400। फीडे रेटिंग अगर हम देखें तो ये जो है फेडरेशन इंटरनेशनल DHS यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा दी जाती है, और इसमें जो है गवर्न किया जाता है ग्लोबल चेस टूर्नामेंट्स और रैंकिंग को जो है इसमें गवर्न किया जाता है। ये रेटिंग जो है अवॉर्ड की जाती है आफ्टर प्लेइंग एटलीस्ट 5 गेम्स अगेंस्ट रेटेड ओपोनेंट्स। थ्रेशोल्ड एंट्री इसमें 1400 रेटिंग पॉइंट्स रखे गए हैं, ठीक है ना। और ये जो रेटिंग है ये एग्जिस्ट करती है क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्स जो है वो फॉर्मेट्स में ये रेटिंग एग्जिस्ट करती है। सर्वज्ञ की अगर जर्नी हम देखें तो इनका जन्म जो है वो 2022 में हुआ था सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, और इन्होंने जो है वो चेस खेलना स्टार्ट कर दिया था एट एज ऑफ 2.5 ईयर, यानी 2.5 साल की एज से इन्होंने जो है चेस खेलना शुरू कर दिया था। और इनको जो है ट्रेनिंग जो दी जाती थी 4 to 5 आवर्स डेली जो है यहाँ पे उनको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। इन्होंने डिफीट किया है अभी जो है अडल्ट रेटेड प्लेयर्स को, जिसमें योगेश नामदेव आ जाते हैं, अभिजीत अवस्थी आ जाते हैं और शुभम चौरसिया जो आ जाते हैं, इनको इन्होंने डिफीट किया है, और इसके बाद ही जो इनको ये रेटिंग प्रोवाइड की गई है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। Where is the Tata and Lockheed Martin's new C-130J MRO facility being built? तो कहाँ पर बनाई जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कन्फर्ड द नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड फॉर 23-25? तो किसने दिए नेशनल क्राफ्ट अवार्ड? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने न्यू दिल्ली में, ठीक है। Who co-chaired the Taranja WTO reform initiative launched in Tokyo in December 2025? तो किसने जो है इसको co-chair किया? शशि थरूर ने और पास्कल नामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेबीज पारवा स्टैंड्स फॉर? तो सेबी ने जो पारवा लॉन्च किया है वो क्या स्टैंड करता है यहाँ पे? तो पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया 8 दिसंबर 2025 को। हु बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीडे रेटेड चेस प्लेयर इन दिसंबर 2025? तो कौन बना है वर्ल्ड के यंगेस्ट फीडे रेटेड चेस प्लेयर? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। एट एज उनकी एज कितनी है? 3 ईयर 7 मंथ्स विद अ फीडे रेटिंग ऑफ 1572। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज स्worn in as चेक रिपब्लिक्स प्राइम मिनिस्टर ऑन 9 दिसंबर 2025? तो कौन बने हैं चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर? आंद्रेस बाबिस, ठीक है ना। आंद्रेस बाबिस दोबारा जो है वो 2017 से लेकर 21 तक इन्होंने पहले सर्व किया था, और अब जो है ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। विच इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव वॉज नेम टाइम CEO ऑफ द ईयर? तो किसको यहाँ पे टाइम CEO ऑफ द ईयर यहाँ पे जो है वो घोषित किया गया है? तो इसमें नील मोहन आ जाते हैं CEO ऑफ यूट्यूब, ठीक है, नील मोहन CEO ऑफ यूट्यूब। व्हेन विल गूगल्स फर्स्ट AI स्मार्ट ग्लासेस डेब्यू? तो कब होगा कब गूगल करेगा अपने AI स्मार्ट ग्लासेस का? इन 2026 विद 2 डिस्टिंक्ट मॉडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is India's net zero target year supported by CCU US research and development roadmap? तो क्या रखा गया है नेट जीरो टारगेट इंडिया का? 2070, ठीक है ना, 2070 का रखा गया है हमारा नेट जीरो टारगेट ईयर। Which payment system did IMF recognize as world's largest fast payment system in 2025? तो किसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया IMF के द्वारा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीआई, ठीक है ना। तो यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि यहाँ पे होल्ड करता है 49% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।